ये स्ट्रीमिंग चालू कर दिया क्या? चालू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सेकंड नंबर बोलो। ठीक है, देखिए अपन अभी लेवल शुरू करने वाले थे। इनका क्वेश्चन है वो देख लेते पहले। किसी ने व्हाट्सएप में भी एक क्वेरी भेजा था, उस पर भी कमेंट सुन लो कि भाई आप कोई भी चीज के मीनिंग को पकड़ो, मीनिंग को समझो। नाम याद रखोगे फिर गड़बड़ करोगे। जो व्हाट्सएप में क्वेरी आई थी उसमें लिखा था कि भाई इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन का फोटो था, नोट्स का था या कहीं का, कि इसमें कैराइंग कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, फिर ईओक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने पढ़ा, उसको देखा तो उसमें तो दिया हुआ है, पर आपको हर जगह कैराइंग कॉस्ट लिखेंगे ऐसा थोड़ा। आपको मीनिंग बताया ना, कैराइंग कॉस्ट यानी मटेरियल को रखने से रिलेटेड खर्चा है। उसमें स्टोरेज का खर्चा नाम लिख सकता है, उसमें गोडाउन का खर्चा बोल सकता है, उसमें इंश्योरेंस का खर्चा बोल सकता है, उसमें इंटरेस्ट बोल सकता है, इंटरेस्ट कोई कभी फाइनेंस चार्जेस बोल सकता है, अलग अलग तरीके। तो उस क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट 8% लिखा हुआ है, इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट तो दिया हुआ है। आप वहां नाम देख रहे कि कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया, पर ध्यान तो देना चाहिए कि 8% स्टोरेज का खर्चा नहीं, क्या हो गया, स्टोर करने का खर्चा, यानी जो आइटम स्टॉक में है उसको रखने का खर्चा हो गया। कैरिंग कॉस्ट वही है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ फिर इंटरेस्ट अगर नहीं दिया, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कभी भी हर चीज नहीं दी जाती है। क्यों बिल्कुल हर चीज लिख के देगा कि इसमें स्टोरेज का इतना खर्चा है, इंश्योरेंस का इतना है, फाइनेंस का इतना, ऐसा नहीं रहता है। कभी कुछ लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा, बराबर। तो आपने को समझ में आना चाहिए कि इसमें ये मतलब है, ये एक्चुअल है। अब कभी वो एक्चुअल चीज दे, कभी ना दे, बट अपने को वहां कितना दिया है उसके ऊपर से अपने को समझना चाहिए कि कौन सी चीज का हमारे लिए क्या यूज है। उसने स्टोरेज दिया, मतलब मान लो कि स्टोरेज का ही खर्चा है, कोई फाइनेंस का खर्चा नहीं है, तो हमने नहीं लिया उधार का पैसा, हमारा खुद के पैसे का बिजनेस है, इसीलिए हमने इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लिया उसमें, बराबर। नहीं कराया कोई चीज का इंश्योरेंस, इसलिए इंश्योरेंस का खर्चा नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो। बट असल चीज ये रहती है कि दिस आर सिंपल एग्जाम्पल्स टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ये कोई रियल लाइफ के प्रॉब्लम नहीं है। जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो आपको अगर समझा रहेगा, तो ऐसा थोड़ा है कि आपने सिर्फ स्टोरेज का खर्चा लिया, आप पता करोगे, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की चीजें आपको मालूम रहेगी। आप इंक्वायरी करोगे कि भाई ये लग रहा क्या, वो लग रहा क्या, और फिर उसके ऊपर से आप निकालोगे कि वहां पे एक यूनिट को स्टोर में रखने पे कौन कौन से खर्चे मेरे को करना पड़ रहा, बराबर। हाँ बराबर। देखो तो चीजों को समझो, बट ये ध्यान में रखो कि प्रॉब्लम में पूरी बात हर जगह नहीं रहती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही रहता है कि वहां जितना दिया है उस पे से आप काम चलाओ। प्रॉब्लम को पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ना नहीं है, बराबर। कैसे पूरा होगा देखने का, जितना दिया उस पे से करो। स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया, बस इस बाउंड्री के अंदर आपको काम करना है। हर बार आपको हर चीज पूरी मालूम नहीं रहेगी। अब इनका जो है ये सेकंड क्वेश्चन, चले देख लेते क्या है इसमें। सेकंड वाले ही बोले थे ना अपने, फाइंड आउट ईओक्यू एंड ऑर्डर शेड्यूल फॉर रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोडक्ट। तो अब यहाँ दो आइटम दे दिया, एक को रॉ मटेरियल बोल दिया, एक को पैकिंग मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में कोई एक ही रहता है ऐसा थोड़ा है, कई प्रोडक्ट रहेंगे जिसमें कई रॉ मटेरियल लगते होंगे। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग दिया है, ठीक है, पर ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 1 पैसे पर यूनिट पर मंथ दिया है। पैकिंग मटेरियल 5 पैसे पर यूनिट पर मंथ दिया है। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 24 लाख यूनिट्स पर एनम। अब ये मैंने आपको क्लास में भी बोला था। अब जैसे इसने 24 लाख ये जो नंबर दिया है ये तो फिनिश गुड्स का दिया, बट आपको इनपुट आउटपुट रेशियो कुछ दिया है क्या?
नहीं दिया है, तो इसलिए मान लेंगे कि 1 यूनिट आउटपुट के लिए 1 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है, 1 यूनिट पैकिंग मटेरियल लगता है। समझ रहे? यानी इसकी यूनिट और उसकी यूनिट बराबर है। तो इसका मतलब आपको ये एनुअल आ गया। अब कैराइंग कॉस्ट को भी एनुअल करना है तो रॉ मटेरियल 1 पैसे की जगह 12 पैसे हो जाएगा और ये 60 पैसे हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कंजम्पशन को मंथ में कन्वर्ट करके बताया, तो आपको बोला था कि आप दोनों कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, उस आंसर में नहीं बदलेगा। अब वो और किसी का ईओक्यू 2 लाख आ रहा है दोनों का, ठीक है, तो 2 लाख ईओक्यू आ रहा है तो मतलब 24 लाख साल भर में, 2 लाख तो हर महीने में आपको खरीदना है। वो ऑर्डर शेड्यूल यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। नहीं तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपको? इसमें क्या बोले? एक्सपेंसिव नहीं, इसमें तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ भी आपको कंफ्यूज होना चाहिए। सिर्फ इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं बोला, तो आप ये देख रहे होंगे कि पैकिंग मटेरियल की यूनिट कहाँ दिया, रॉ मटेरियल की यूनिट कहाँ दिया, है ना। ये अगर आप देख रहे तो आपने जितना पढ़ा उस पर से लिंक करना चाहिए कि हमने बोला था भाई आउटपुट इनपुट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अपने 2-3 प्रॉब्लम में देखा, कभी कभी वो अपने को जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वांटिटी डायरेक्टली दे देता था, कभी कभी वो अपने को फिनिश गुड्स की क्वांटिटी देखता था और फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल में क्या रिलेशनशिप है वो बताता था, अपन उस पे से निकालते थे। बराबर? तो यहाँ पे भी सीधा सीधा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो मंथली निकाला है, तो ये मंथली कैलकुलेशन करो या ईयरली। ये जो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है ये कोई पीरियड वाला नंबर है ही नहीं। ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 1 महीने का रीऑर्डर क्वांटिटी या 1 साल का रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में कितना खरीदूंगा। समझ रहे? तो ये 2 लाख आया, ये एक बार में 2 लाख खरीदना है। अब मेरे को साल भर में 24 लाख खरीदना है, मतलब मेरे को 12 बार खरीदना पड़ेगा, मतलब मेरे को हर महीने में एक बार खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ये मतलब हो गया उससे। ये आपको लग रहा होगा कि दोनों का आंसर 2 ही लाख आया, तो उसको देखना चाहिए, मैथमेटिक्स है कि उसमें जो आपके 2 टाइप की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैराइंग कॉस्ट। तो आपके फॉर्मूले में अच्छा यही दोनों कॉस्ट तो एक दूसरे के अपोजिट चलती है ना, एक बढ़ती है तो एक घटती है ना। और आपके फॉर्मूले में एक न्यूमरेटर मैंने ऊपर है और एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों में उसमें जो 5 गुना चेंज है। रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में पैकिंग मटेरियल का ऑर्डरिंग का खर्चा 5 टाइम्स, इधर कैराइंग का खर्चा भी 5 टाइम्स, इसीलिए दोनों का आंसर सेम आया है। इसलिए दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, किसी को ईओक्यू में और कुछ बोलना हो अभी भी आएंगे, इसमें भी ईओक्यू के क्वेश्चन आएंगे, अभी लेवल्स के साथ भी ईओक्यू की बात आएंगी। तो ईओक्यू आपको क्या बताता है? एक बार में कितना खरीदना, और उससे क्या होता है? ऑर्डरिंग का और कैराइंग का जो खर्चा है वो मिनिमम रहेगा। अब फॉर प्रैक्टिकल रीजन अगर आप उससे कम या ज्यादा क्वांटिटी डिसाइड करोगे तो बट नेचुरली आपका खर्चा उससे ज्यादा होगा। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं रहता कि ये निकल गया तो मतलब बिल्कुल इसी पे काम करना है। फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई हमको मान लो एक ईओक्यू आया 4000, बट मेरे को फॉर वॉट एवर अदर रीजन 5000 एक बार में बनाना है, तो मैं देखूंगा कि ठीक है मेरे को ये जो मैंने ईओक्यू नहीं फॉलो कर रहा इससे मेरे को कितना खर्चा ज्यादा पड़ रहा। मैंने निकाला कि भाई इतना खर्चा ज्यादा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे को ये ईओक्यू नहीं फॉलो करने से फायदा क्या हो रहा। अगर वो फायदा मेरे को ये जो एक्स्ट्रा खर्चे है इससे ज्यादा है तो मैं बोलूंगा मैं नहीं फॉलो करता ईओक्यू, मैं 5000 बनाऊंगा। समझ रहे? तो ये आपको एक बेसिस दे देता है डिसीजन का। आप मन मर्जी से चलोगे कि भाई मैं कितना भी कभी भी खरीद ले रहा हूं, तो हो सकता है आप अननेसेसरी उसमें खर्चे ज्यादा कर लोगे, लेकिन आपके पास एक टारगेट हो गया कि इतना खरीदने से मेरा खर्चा बिल्कुल कम होता है। बट फिर मैंने देखा कि नहीं यार ये 4-4 हजार बनाने के कुछ दूसरे प्रॉब्लम हो रहे,
बराबर, शेड्यूलिंग बराबर नहीं बैठ रही है और कुछ इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, तो फिर मैं इवेल्यूट करूंगा कि मेरे लिए दूसरा कौन सा कन्वीनियंट है। 5,000, तो कहूँगा ठीक है, 4 की जगह 5,000 से मेरा कितना खर्चा बढ़ रहा है और उधर मेरे को कितना कन्वीनियंस क्रिएट हो रहा है, अगर वो बेटर है तो मैं आई विल गो फॉर दैट। यानी ये रूल की तरह मत लो, ये समझो कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बिजनेस को अच्छे से चलाने में, आपके बिजनेस को अच्छे से बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करने वाला सब्जेक्ट है। और बिजनेस रूल से नहीं चलता है, बिजनेस डिसीजन लेना पड़ता है, समझ के लेना पड़ता है। हर चीज बिल्कुल थंब रूल की तरह होती थी तो फिर तो बिजनेस करना सबसे आसान काम होना था। और आपने सुना होगा कि बिजनेस करना हर किसी के बस का काम नहीं होता है, बराबर। बिजनेस करने को बोला जाता है कि आप रिस्क ले रहे, बराबर, क्योंकि उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। हो सकता है आप बिजनेस में खूब कमा लो, हो सकता है घर बार भी बेचने की नौबत आ जाए, समझ रहे। तो क्यों है इतना? बिकॉज इट इज अ वेरी डायनेमिक वर्ल्ड, इसमें बहुत चेंजेस, बहुत वेरिएशन होते हैं। बट जितना अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है उतनी प्लानिंग करने की, पहले से चीजों के अंदाज लगाने की जरूरत उतनी ज्यादा होती। अगर चीज बिल्कुल सर्टन है तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही होने वाला मालूम है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है तो पहले से अंदाज लगाने की, पहले से प्लानिंग करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि किसी के मन में आता है जब इतना ही अनसर्टन है तो काय को प्लानिंग करते बैठने का, किसको मालूम है आगे जाके क्या होने वाला, किसको मालूम है कि आगे जाके क्या होने वाला। इसीलिए अंदाज लगाओ, इसीलिए प्लान करो, क्योंकि तब हो सकता है वो जो अनसर्टेनिटी है जब भी होगा, जैसा होगा, पर आप उसको फेस करने में ज्यादा कॉम्पिटेंट रहोगे। एक एग्जांपल देता, बाद में अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। समुद्र के किनारे अपने को मालूम है, सुनते होंगे कि बड़े बड़े तूफान आ जाते। तो कोस्टल एरिया वगैरह में पहले ऐसा होता था कि तूफान अगर आया तो बहुत नुकसान होता था, लोगों के घर बार ये हो जाते थे, लोगों के जानवर बोलो, एनिमल्स बोलो, जो रहेंगे वो सब ये हो जाते थे। तो नेशनल लेवल में नुकसान होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का सब ये हो जाता था, बहुत सारे नुकसान हो जाते। अब अपने को पता है कि उसके जो डिपार्टमेंट्स है वो लोग काफी एक्यूरेटली फोरकास्ट कर देते हैं कि वो तूफान कौन से एरिया को अफेक्ट करने वाला है, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेंगी, वो कब आएगा, कितने समय तक उसका इफेक्ट रहेगा, ऐसा बहुत सारी चीजें काफी एक्यूरेटली बता देते हैं। अब मुझे बताइए कि उन्होंने जो फोरकास्ट किया एग्जैक्ट वैसे होता क्या? अभी भी नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। उन्होंने बोला होगा कि ये वाले एरिया को ये तूफान अफेक्ट करने वाला, बट वो पता चला शिफ्ट हो गया इधर अफेक्ट। सुनते हैं ना, वो शिफ्ट हो गया बोले। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए, मैं किसी एनजीओ को कोई हेल्प करने की कंडीशन, इतना परेशान या एनजीओ के मारे, वो वहां ब्रेक में बैठा था तब एक आया था, अभी फिर आया। रोज के 2 एनजीओ के फोन, 2 क्रेडिट कार्ड वालों के फोन, इरिटेट कर। हाँ, अपन क्या बोल रहे थे? तो वो जो है तूफान शिफ्ट हो गया। फिर कोई बोला क्या फायदा हुआ, इतनी बड़ी बड़ी फोरकास्टिंग करते बैठे थे। बोले फायदा हुआ, क्योंकि जब आपने ये एरिया का पता था तो डेफिनेटली जो प्लानर लोग थे कि सेफ्टी के लिए, जो अपने है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल की, स्टेट की, तो उन्होंने उसकी तैयारी की होगी। तो डेफिनेटली उनने इसके आजू बाजू के एरिया को भी ध्यान में रखा होगा, लोगों को अलर्ट करके रखा होगा कि भाई देखो इस समय ये हो रहा है और ये आपके एरिया के आजू बाजू में हो रहा है, हो सकता है आपको भी अफेक्ट करे। तो उससे सरकार भी तैयार रहती है, लोग भी तैयार रहते हैं। तो आजकल देखो बड़े बड़े तूफान आए लेकिन एटलीस्ट लाइफ की नुकसान नहीं हुआ। अब कुछ तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो गई, क्योंकि जो फिजिकल वहां प्रॉपर्टी है वो तो ऐसे शिफ्ट नहीं होगी, बट जितनी मूवेबल नेचर की होती है वो तो शिफ्ट हो जाती है।
जानवर्स को भी लेके चले जाया जाता, तो आजकल कोई एनिमल्स की भी डेथ हो रही है, ऐसे भी चांसेस बहुत कम हो गए। ये है अनसर्टेनिटी को पहले से अंदाज लगाने का फायदा। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा, उतनी प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये सब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। समझ रहे? अगर सब कुछ सेट है, मालूम है कि ऐसा ही होता है, तो फिर पहले से चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो ये ख्याल में रखो। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये उसी से जुड़ा है पहले से, क्योंकि अकाउंट्स को हम बोलते हैं पोस्टमार्टम एक्टिविटी है। जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करके उस पे से इंफॉर्मेशन देना। लेकिन कॉस्टिंग अब जो पढ़ोगे आप, इसमें जो हो चुका है उसकी कॉस्ट निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो काम रहता है, जो आगे होने वाला है, जो आगे करने वाले, उसका कैलकुलेशन पहले से कर, ये इसमें ज्यादा रहता है। यानी हम आगे की चीजों को पहले से प्लान करते रहते हैं। अब मुझे बताइए, कोई चीज के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो भाई आपको सप्लायर कस्टमर्स के ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई हमको ये माल खरीदना है, प्राइस बताओ। तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं रुको, अभी मैन्युफैक्चरिंग होने दो, फिर हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट निकालेगा, उसके बाद फिर हमको प्राइस बताएंगे आपको। ऐसे ऐसे कारोबार चलने वाला है क्या? तो इसका मतलब आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कितने में बनेगा और आपको क्या प्राइस रखने की जरूरत है। तो इसलिए यहां पे पोस्टमार्टम काम कम है, फ्यूचरिस्टिक काम ज्यादा है इस सब्जेक्ट में। और फ्यूचर बोला तो अनसर्टन है, इसलिए इसमें वेरिएशन होगा, चेंजेस होंगे। तो अपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई में भी वो ओपन माइंड रखो। समझ रहे? पिछले में ऐसा किया था, इसमें क्यों नहीं किया? नहीं, पिछले में कुछ अलग कारण होगा, इसमें कुछ अलग। देखो उसको, समझो उसको, यही तो सीखने का है। अब हमने ईओक्यू में ये देखा था कि भी हाउ मच टू बाय एट ए टाइम, और उसमें हमने कभी कभी ये भी देखा, जैसे अभी भी देखा कि महीने में एक बार खरीदो, यानी फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो जो आपने देखा कि भाई महीने में एक बार खरीद लो, या हाउ फ्रीक्वेंटली यू विल बाय, या जैसे किसी जगह पे अपन ने कैलकुलेशन किया था रीऑर्डर लेवल, यानी एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, बराबर। मैंने बोला था बाद में अपन बात करेंगे उसमें। अब ये जो है, या ये जो अभी आपने बोला था 2 लाख हर महीने में खरीद लेना, ये तब पॉसिबल है जब आपका कारोबार में ये सब चीजें बिल्कुल यूनिफॉर्म चलती होंगी। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अगर बराबर उतना ही बिकता है हर महीने में, तो प्रोडक्शन भी फिर उतना ही करोगे, फिर कंजम्पशन भी उतना ही रहेगा, और आपको जो भी मटेरियल है बराबर उतने ही समय में आ जाता है। यानी आपने पार्टी को इंटीमेट किया, बराबर 10 दिन में आता है, मतलब हर बार बराबर 10 दिन में आता है। अब मुझे बताइए, ऐसे आपको कितने बिजनेस मिलेंगे कि जिसमें इतना बिल्कुल फिक्स रहने वाला है सब कुछ। इसका मतलब वो जो आपने देखा वो थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वर्जन हो गया। वो तभी होगा जब बिल्कुल चीजें एक सरी की चलती होंगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उसकी डिलीवरी, उसका ऑर्डर देने के बाद आने का समय, सब कुछ बिल्कुल स्टैटिक होगा, तभी वो होगा। और जो कि रियलिस्टिक नहीं है, हर केस में तो नहीं होता, किसी किसी के केस में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में तो फिट बैठता नहीं है। फिर क्या करना वो अब देखो, वो अब देखोगे। इसीलिए कल आपको बताया था कि ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, ये मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, एक समझाने के लिए कि भी मान लीजिए कम से कम 100 यूनिट तो मेरे को लगती है कंजम्पशन पर डे, समझ लो, और ज्यादा से ज्यादा 150, मतलब इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कंज्यूम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा डिमांड नहीं रहती। बट इसका मतलब ये हो गया कि 100 से 150 के बीच में चलता रहता ऊपर नीचे। तो एवरेज कितना? तो अपन बोलेंगे 125।
एवरेज कितना, तो अपन बोलेंगे 125। यानी कैसे निकला, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, उससे ये एवरेज निकल गया। बराबर। सेम चीज लीड टाइम के बारे में, कि भी उसमें बोला कि भाई आपको ये 15 दिन भी लग सकते हैं और 25 दिन भी लग सकते हैं, मतलब कम से कम 15 दिन तो लगते थे माल आने में, पर ज्यादा से ज्यादा 25 दिन में तो आ ही जाएगा। तो अगेन अपन दिस प्लस 2 करेंगे तो एवरेज लीड टाइम कितना हो जाएगा, 20 दिन का, 20 दिन। तो ये अपन जब बोलते हैं कि भी 125 का कंजम्पशन और 20 दिन का टाइम है ना, उस समय फिर अपन मान लेते हैं कि हर बार माल 20 दिन में आएगा, हर बार 125 का ही कंजम्पशन मैं करूंगा, ऐसा रहेगा। तब आपका वो जो सिंपल वाला कैलकुलेशन था तब वो फिक्स बैठेगा। तब आपका वो जो हर महीने में एक बार खरीद लो वाला था वो तब फिट बैठेगा। समझ रहे, क्योंकि आपने हर महीने में एक बार खरीदेंगे बोला, यानी 2 लाख का, जैसे अभी वही एग्जांपल ले लो, ठीक। तो आपके पास पिछले महीने आपने ऑर्डर दिया था, मान लो 1 महीने में माल आता है, तो अभी माल आया, अब ये 2 लाख से आप अगले महीने में 2 लाख बना पाओगे, लेकिन अगले महीने में डिमांड है 3 लाख की। तो क्या होगा, थोड़ा सा फिगर को एक रफली समझने का, तो मान लो 20 दिन में आपका माल खत्म हो जाएगा, क्योंकि माल कितने दिन के लिए था, 2 लाख यूनिट था, वो 1 महीने आपका अंदाज था, लेकिन इस बार डिमांड ज्यादा है, तो 20 दिन में ही 2 लाख यूनिट खत्म हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब 10 दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, इसका मतलब जो 1 लाख की डिमांड थी वो आपको मिस करना पड़ेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो अब ऑर्डर किया होगा आपने वो 1 महीने के बाद आता है, ठीक। अब इसी को बदलता हूं, 2 ही लाख की डिमांड थी, बराबर महीने के एंड में 2 लाख यूनिट खत्म हो गई, लेकिन अब अगले महीने के लिए प्रोडक्शन शुरू करना था। अब वो जो माल 1 महीने में आ जाता था इस बार नहीं आया, कुछ समय ज्यादा लग रहा है, हफ्ते भर तक माल आया ही नहीं, तो क्या हो गया, हफ्ते भर तक प्रोडक्शन गया आपका। समझ रहे, तो इसको ध्यान में रख के ये चीजें होती है, इसको ध्यान में रख के होती है, ये ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ज्यादातर बिजनेस में ये फिट बैठेगा, वो बिल्कुल रिजिड वाली चीज नहीं बैठती है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो रीऑर्डर लेवल ही एक सबसे मेन यहां पे खास ध्यान देने की, समझने की जरूरत है। ये समय का टाइम समझो, बराबर, और ये इन्वेंट्री का लेवल समझो, ये इन्वेंट्री है। अब ये टाइम किसी भी टर्म्स में बोल सकते हो आप, चाहे डेज में बोल दो, चाहे वीक्स में बोल दो, चाहे मंथ में बोल दो, बराबर, जिस टर्म्स में भी आप बात करोगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास माल ये लेवल तक था, तो मेरा रीऑर्डर लेवल फिक्स होगा। मैं भी ऐसी बगैर कोई नंबर के ऐसी जस्ट एक आइडिया दे, मान लो ये रीऑर्डर लेवल है मेरा, तो क्या होगा, अभी मेरे को चिंता नहीं है, अभी मैं मतलब जो स्टोर्स मैनेज कर रहा है, बराबर, क्योंकि माल कितना है वो सबसे जानकारी किसको रहने वाली है, स्टोर वाले को, क्योंकि वही माल देखता है, जब भी किसी को माल चाहिए तो वही निकाल के देता है, इसलिए उसी को मालूम है। तो ये स्टोर वाला मॉनिटर कर रहा है, अब इसके पास माल इतना है, समय आगे बढ़ेगा, लोग आएंगे, वो माल इशू करते चले जाएगा। जैसी ये लेवल को उसने टच किया तो क्या करेगा, परचेज की रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा, यानी परचेज की एक्शन शुरू हो गई। पर परचेज आने में, यानी मटेरियल आने में कुछ समय तो लगने वाला है, उसी को अपन लीड टाइम बोलते हैं, डिलीवरी टाइम बोलते हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा माल अभी कंज्यूम होते जा रहा है, और मान लो इस बार यहां पे थे और माल आ गया, अब कितना माल आ गया तो वो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने ईओक्यू जो निकाला होगा, मान लो इस लेवल पे आ गया, अब फिर आपका ये कंजम्पशन ऐसा चलता रहेगा, जैसी आप ये लेवल पे आए कि फिर से आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर दो, फिर से क्या करोगे, नया ऑर्डर
प्लेस कर दो। तो यानी वो रीऑर्डर लेवल आपको क्या बताता है, ऑर्डर कब प्लेस करो। यानी वो टाइम के हिसाब से नहीं है ये कैसा है, ऐसा नहीं कि हर महीने में एक कर देना। वो हर महीने के एक का वो काय पे डिपेंड करेगा। अगर बिल्कुल स्टैटिक रहेगा तो वहां वो फिट बैठेगा, जहां उतार चढ़ाव चलते रहते वहां वो फिट बैठने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये लेवल पे से ध्यान देंगे। जैसे ये लेवल आ गया उसने फिर से रीऑर्डर कर दिया, अब फिर से प्रोडक्शन चलता रहेगा। अब मान लो कि भी मैं ये लेवल पे आ गया था, तो या तो मेरा कंजम्पशन जरा फास्ट रेट से हुआ, या तो टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए मैं और नीचे तक पहुंच गया था और माल आ गया। फिर चलता रहेगा ऐसा। इसका मतलब मैं ये इसके टच हो गया और माल नहीं आया, मतलब मेरा प्रोडक्शन रुक गया क्योंकि माल खत्म हो गया। समझ रहे? लेकिन अगर मेरा ये जो है कि मैं यहां तक आया फिर माल आ गया, फिर मैं यहां तक आया फिर माल आ गया, फिर मैं यहां तक आया फिर माल आ गया, ऐसे चलता रहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि लेवल मेरा घट रहा बढ़ रहा है। ऊपर का भी लेवल देखो, कभी मैं ऊपर चला जा रहा हूं, कभी थोड़ा कम रह रहा हूं। नीचे का भी लेवल देखो, कभी मैं थोड़ा ऊपर था, कभी और नीचे गया, कभी और नीचे जाऊंगा। ऐसा ऊपर नीचे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन भी आपका घटता बढ़ता रहता है और लीड टाइम भी आपका घटता बढ़ता है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि रीऑर्डर लेवल कितना रखने का? तो रीऑर्डर लेवल का हमारा फॉर्मूला रहता है रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम लीड टाइम into maximum rate of consumption. Maximum lead time into maximum rate of consumption. अब इसमें मैक्सिमम को क्यों लिया है सोच के देखो। तो उसके लिए ये समझो कि चलो अपन ने मिनिमम को बेस बनाते, तो अगर मैंने मिनिमम टाइम और मिनिमम कंजम्पशन को बेस बनाया तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं मिनिमम से ज्यादा ही टाइम लगेगा आने में। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा कंजम्पशन भी मिनिमम से ज्यादा ही रहेगा। तो मैंने तो ये लेवल को रीऑर्डर लेवल बनाया था क्योंकि मैंने मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब मस्त कंज्यूम करते चलाया, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। अब थोड़े दिन में ही माल खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने मिनिमम को ध्यान में रखा था। अब मेरा कंजम्पशन भी इस पीरियड में ज्यादा हो रहा है, मिनिमम से ज्यादा, और मेरे को समय भी मिनिमम से ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब आपका माल खत्म, अब रुके रहो, प्रोडक्शन रुक जाएगा जब तक लॉट आता नहीं। समझ में आ रही बात? अब मैंने अगर ये जो कैलकुलेशन किया, अगर बिल्कुल मिनिमम टाइम में ही मटेरियल आया और मिनिमम कंजम्पशन ही हुआ, तब मैं क्या होगा कि जीरो पे पहुंचा था और नया माल आ गया। अब आप ही सोच के देखो कि आपके बिजनेस में बिल्कुल मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है, तो वैसे ही बुरी बात है। इसका मतलब ही आपके प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं है ना, वैसे ही बुरी बात है बिजनेस के लिए। तो ये तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि भगवान मिनिमम कंजम्पशन रखना, है ना। जैसे आपके रिजल्ट में ना कि भगवान बस मेरे को मिनिमम नंबर देना, 14 ईच और एग्रीगेट में 50%, बस मिनिमम देना भगवान। अब मिनिमम से एक भी कम हुआ तो गए, है कि नहीं? अगले अटेम्प्ट के लिए इंतजार करो। तो इसका मतलब सेफ्टी मार्जिन। तो अपन कैसी तैयारी करते हैं? अपन वो मिनिमम के लिए तैयारी नहीं करते, अपन अच्छी तैयारी करते हैं कि भाई सेफ्टी मार्जिन है, कुछ उतार चढ़ाव भी हो गया तो भी कम से कम गड़बड़ ना हो। ये बिजनेस है, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। आपको बोला चलो जाने दो, मिनिमम मत लो, एवरेज लो, क्योंकि एवरेज को हम एक तरह से नॉर्मल भी बोलते हैं। यानी नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ये आप बोल सकते हो। तो सपोज अपन ने एवरेज कुल बेस बनाया तो इतना था। अब अगर मेरे को एवरेज टाइम लग गया, यानी जो नॉर्मली लगता है, और एवरेज रेट से ही कंजम्पशन हुआ जो कि नॉर्मली होता है, तो मेरा माल कंज्यूम होते होते ये जीरो पे पहुंचा और नया लॉट आ जाएगा। समझ रहे? नया लॉट आ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। फिर से मैं जैसे रीऑर्डर लेवल पे आया
मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अभी भी मेरी एवरेज कंजम्पशन चल रहा है और एवरेज टाइम में ही माल आ रहा है, तो जैसे ही मैं अगेन 0 पे पहुंचा फिर माल आ गया। समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, क्या कभी डिमांड एवरेज से ज्यादा हो सकती कि नहीं हो सकती? कभी टाइम भी एवरेज से ज्यादा लग सकता कि नहीं लग सकता? फिर क्या करोगे? फिर मतलब ये हुआ कि मटेरियल खत्म, प्रोडक्शन रुक गया और आपको कुछ दिन तक खाली बैठना पड़ा क्योंकि माल है ही नहीं, माल आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। बराबर, उतने दिन का जो भी डिमांड था वो आपको मिस करना पड़ेगा। समझ रहे? तो अब आ जाओ अपने इस फॉर्मूले पे कि क्या इसका लॉजिक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। हमने मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन को बेस बनाया, तो हमारा रीऑर्डर लेवल नेचुरली ऊपर चला गया। तो जैसे हम ये लेवल पे आए, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सोच के देखो कि भाई मेरे को कम से कम समय लगा इस पीरियड में माल आने में, और रेट ऑफ कंजम्पशन भी कम था, बहुत ही कम था समझ लो। तो क्या होगा, मैंने इतना सा कंज्यूम किया था, नया लॉट आ गया, स्टॉक बढ़ गया। बराबर, फिर मैं कंज्यूम करते करते यहां तक आऊंगा, फिर से मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, पर अब की बार पता चला कि जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। बराबर, अब की बार जो डिमांड है वो भी ज्यादा है, तो मतलब मैंने कंज्यूम करते करते यहां आया, फिर से नया लॉट आ गया। ठीक, तो मैं यहां पे था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। अब ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, तो मैक्सिमम टाइम, और ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ कंजम्पशन कितना होगा, तो मैक्सिमम रेट। अगर दोनों मैक्सिमम रहे तो भी मैं 0 पे पहुंचा और नया लॉट आ जाएगा। यानी ये जो कैलकुलेशन है, ये वर्स्ट सिचुएशन बोलो। अब वर्स्ट बोलना भी थोड़ा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो दो चीजें हैं, डिले होना, ये तो आप बोलेंगे खराब बात है, बट डिमांड ज्यादा होना यानी कंजम्पशन ज्यादा होना, उसको तो अच्छी बात बोलेंगे ना। तो इसका मतलब दोनों मैक्सिमम भी रहे तो भी प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, तो भी प्रोडक्शन रुकेगा। मतलब हम बिल्कुल सेफ चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल सेफ चल रहे हैं। बट हमेशा तो आप मैक्सिमम में जाने वाले नहीं, ना मैक्सिमम डिमांड हमेशा रहने वाली, ना मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन रहने वाला। बराबर, जनरली क्या रहने वाला है? एवरेज। जनरली क्या होने वाला है? एवरेज टाइम, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन कर लिया, नॉर्मल टाइम लगा, यहां तक पहुंचे, फिर माल आ गया, फिर यहां पे ऑर्डर कर दिया, फिर यहां तक पहुंचे, फिर माल आ गया। ध्यान दे रहे, मेरा हाथ यहीं तक नीचे पहुंचा, यानी इतना माल आपके पास हमेशा बचा हुआ दिख रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं मिनिमम लेवल, इसी को बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, इसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। ये नाम है एक ही चीज के नए नए। ठीक है, मिनिमम लेवल बोलेंगे जो यहाँ फॉर्मूले में लिखा है, उसी को सेफ्टी स्टॉक भी बोल देते हैं, उसी को बफर स्टॉक भी बोल देते हैं। काय को रखे सेफ्टी स्टॉक? खर्चा होता अपन ने देखा है, क्योंकि स्टॉक ज्यादा रखोगे तो कैराइंग का खर्चा भी बढ़ता है। बराबर, वो इसीलिए रखा है क्योंकि कभी कभी एवरेज से ज्यादा डिमांड रहेंगी तो मुझे चिंता नहीं है। बराबर, मेरे पास है सेफ्टी स्टॉक है, मेरे पास बफर स्टॉक है, तो मेरा एरो कभी कभी, ये जो मान लो मैंने यहां तक बोला था जा रहा है नॉर्मली, फिर माल आ जा रहा है, पर कभी कभी मेरा ये जो डायरेक्शन है नीचे चला गया। बराबर, तो भले ये कभी कभी जाएगा, लेकिन फिर मुझे चिंता नहीं रहेंगी, मेरा प्रोडक्शन सफर नहीं होगा, मेरे को डिमांड मिस नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये कारण है कि रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन लिया गया। अब एक हाथ कैलकुलेशन जब करेंगे तब उसमें और आपको आगे की बात समझेगी। अब बाकी की चीजें इससे थोड़ी सी कनेक्टेड है। ये मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम into average rate of consumption. Reorder level is minimum lead time, average lead time into average rate of consumption. ये आपकी मिनिमम लेवल।
अब मिनिमम लेवल को ही मैंने अभी क्या बोला, सेफ्टी स्टॉक। तो यानी ये ध्यान में रखो कि मिनिमम लेवल के नीचे हम कभी नहीं जाते हैं या कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा। मिनिमम लेवल के नीचे हमको नॉर्मली नहीं जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा मौका आता है तो हम मिनिमम लेवल से भी नीचे चले जाते हैं। समझ रहे? तो ये मिनिमम लेवल रखा ही इसलिए है ताकि जब कभी इमरजेंसी आ जाए तो हमको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक है। उसी को सेफ्टी स्टॉक, उसी को बफर स्टॉक या मिनिमम लेवल बोला जाता है। सिंपल सी चीज। आपके घर में मान लो कि महीने में एक बार किराना के लिए जाते होंगे कि भाई किराने का सामान एक बार में लेके आ जाओ, बराबर। एग्जैक्ट उतना ही लाते हैं कि जो आपके परिवार में, मान लो आप 2 भाई बहन हो, मम्मी पापा है, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को महीने भर में जितना लगता है बस उतना ही एग्जैक्ट लाते, बिल्कुल बराबर। अब मुझे बताइए, कभी कभी गेस्ट लोग आ जाते कि नहीं आ जाते, तो फिर उसका भी तो थोड़ा प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर। तो अगर आप बिल्कुल ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन रखोगे तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो फिर इसका मतलब या तो गेस्ट लोगों को बगैर खिलाए पिलाए भेजने का है ना, यानी कि वो जो कस्टमर का ऑर्डर मिस कर रहे हैं वही बात हो गई, या तो फिर आपके पास उसका थोड़ा बहुत प्रोविजन रहना चाहिए। ये आपकी मम्मी को ये सब समझता है, आपकी मम्मी के दिमाग में सब रहता है, इसलिए आपके घर में हर समय जितनी जरूरत है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज रहती है। समझ रहे? वही है मिनिमम लेवल। समझ रहे? हमेशा वो मिनिमम लेवल को यूज नहीं करना पड़ता, पर कभी कभी होता उसका यूज, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। समझ गए? तो वो एक्स्ट्रा रहने से यही फायदा होता है कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब आपको चिंता नहीं होगी। वो है ये मिनिमम लेवल। तब ये मिनिमम लेवल में ये क्यों आ रहा है, ये एवरेज, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली इतना टाइम लगता है, नॉर्मली इतने रेट से कंजम्पशन होता है, यानी ऑर्डर प्लेस करने के बाद और माल आने के बीच में नॉर्मली इतना माल कंज्यूम होता है, नॉर्मली, जनरली, बराबर। इसका मतलब नॉर्मली आप इतने लेवल पे रहते हो और नया माल आ जाता है, बराबर। पर कभी कभी होगा, कभी कभी एवरेज टाइम से ज्यादा लग जाएगा, कभी कभी आप एवरेज रेट से ज्यादा कंजम्पशन करोगे, तो तब क्या होने वाला है, आप मिनिमम के नीचे जाने वाले। और उसी के लिए तो रखा है, इसीलिए तो उसको सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक नाम बोला गया है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे समझाने के लिए फिर से ऐसी डायग्राम बनाऊं कि भाई ये आपका रीऑर्डर लेवल है, ये समझ लो आपका मिनिमम लेवल है, बराबर। तो आपके पास अभी इतना माल था, तो आप धीरे धीरे जैसे यहां पे आए आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, आपका कंजम्पशन चलता रहेगा, फिर माल आ जाएगा, फिर यहां आ जाए, आप जैसे आए फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, फिर आपका कंजम्पशन ऐसा चलता रहेगा, फिर माल आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप वो मिनिमम के नीचे चले गए, बराबर। तो ज्यादातर क्या होने वाला है, आप मिनिमम के अंदर रहोगे, बट कभी कभी आप मिनिमम को क्रॉस करोगे, इसी के लिए ये रखा गया है, बराबर। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे बिजनेस में तो बिल्कुल फिक्स ही है कि इतने ही समय में हमारा माल आ जाता है, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है, और इतना ही डिमांड रहती है, इससे ज्यादा डिमांड रहती नहीं है, तो फिर तो आपका वो जो रीऑर्डर लेवल अपन ने कैलकुलेट किया था कि एवरेज इनटू, यानी एवरेज टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, बराबर। मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम into minimum rate of consumption plus reorder quantity, and reorder quantity can be economic order quantity। अगर आप वो फॉर्मूले को फॉलो करते होंगे तो रीऑर्डर क्वांटिटी कैन बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
बट अगर आप वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करते होंगे तो योर क्वांटिटी कैन बी डिफरेंट। तो रीऑर्डर क्वांटिटी यानी जितने का आपने ऑर्डर प्लेस किया था, ये आपका मैक्सिमम स्टॉक है, यानी इसके ऊपर नहीं जाते। इसके ऊपर जाने के लिए ये और कम होना चाहिए, ये और कम होता ही नहीं है क्योंकि अपन बोल रहे हो मिनिमम है। ये और कम होना चाहिए, ये और कम होता ही नहीं क्योंकि अपन बोल रहे हैं मिनिमम है। इसका मतलब आप इसके ऊपर नहीं जाओगे, बराबर, इसके नीचे रहोगे, इसके ऊपर नहीं जाओगे। कैलकुलेशन को देखने का ध्यान से, ये अगर मिनिमम से ज्यादा रहेगा इसका मतलब आपका जो लेवल आएगा जब नया माल आया तो आप इससे कम पे ही रहोगे, इसके ऊपर नहीं जाओगे। तो मैक्सिमम लेवल बताता है कि हमारा स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाता। मिनिमम लेवल बोलता है कि नॉर्मली इसके नीचे नहीं जाता, कभी कभी जाएगा क्योंकि कभी कभी एवरेज से ज्यादा टाइम लगेगा, एवरेज से ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो कभी कभी हम इसके नीचे जाएंगे बट नॉर्मली नहीं जाते। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल इसमें दो फॉर्मूले से हम काम कर सकते हैं। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 और एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो रहेगी वो डिवाइडेड बाय 2। तो जरा ये बताइए, एवरेज लेवल यानी काय का लेवल है? ये काय का लेवल है? इन्वेंट्री का, समझ रहे? काय का लेवल है ये? इन्वेंट्री का, ठीक है। आपने ईओक्यू में कैराइंग कॉस्ट कैलकुलेट करते समय भी तो एवरेज इन्वेंट्री बोला था, बराबर? जरा ध्यान से देखो, वहां पर आप एवरेज इन्वेंट्री में क्या लेते थे? ये रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आप एवरेज इन्वेंट्री लेवल में आप बोलोगे सर वहां अलग यहां अलग क्यों? एक वर्ड मैंने और आपको बताया था, इररिलेवेंट बोला था। तो अब आप ये समझिए, ये मिनिमम लेवल जो अपन ने बोला ये क्या है कि नॉर्मली हम इसके नीचे जाते नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मली एज इट इज रहता है, बराबर। यानी मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, मोस्टली तो मैं मिनिमम के नीचे जाता नहीं हूं, बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एवरेज स्टॉक है, मेरा अगर लॉट साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? ऊपर जाऊंगा और फिर धीरे धीरे कंज्यूम होते होते आएगा, फिर ऊपर जाऊंगा, ऐसा रहेगा, बराबर। अगर मेरा लॉट साइज छोटा होगा तो भी मैं यहां तक आया, फिर नया माल आ जाएगा, फिर ऐसे चलेगा। इसका मतलब मेरा जो मिनिमम है, ये तो लॉट साइज बड़ा था तब भी उतना ही है, लॉट साइज छोटा था तब भी उतना ही है। इसका मतलब मेरा जो कंपेरेटिव एनालिसिस है कि ये वाला मेरे लिए बेटर है कि ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है, रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें मिनिमम लेवल हर जगह वही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उस पर्पस के लिए अपन एवरेज इन्वेंट्री में इसको भूल जाते थे, समझ, क्योंकि वहां ये देता ही नहीं था, क्योंकि ये क्या है? इररिलेवेंट है फॉर दैट डिसीजन। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना भी रहे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां से देख लो, ये देख लो आपके इस फॉर्मूले में मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला है, इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी का कोई रोल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना भी रहे, मिनिमम लेवल उतना ही रहने वाला, पर उसके ऊपर का स्टॉक वो डिपेंड करेगा कि मेरा मिनिमम लेवल ये है, बराबर। अब इसके ऊपर मैं अगर बड़ी क्वांटिटी खरीदूंगा तो धीरे धीरे ऐसे आएंगे,
मैं अगर छोटी क्वांटिटी खरीदूंगा तो यहाँ आएंगे, बराबर। इसका मतलब वो जो एवरेज रहेगा उसमें ऊपर वाला पार्ट बदलेगा, पर जो मिनिमम वाला है वो तो सेम रहने वाला है। इसीलिए उस पर्पस के लिए अपने को ये दिया भी नहीं रहता है, अपन इसकी बात ही नहीं करते, अपन वहां पे एवरेज इन्वेंट्री यानी ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन टोटल इन्वेंट्री पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन एवरेज इन्वेंट्री यानी ये। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। अब एक ही चीज के जब दो फॉर्मूले रहेंगे तो नेचुरल सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आंसर सेम आता कि अलग। आंसर अलग आएगा। बोथ विल गिव डिफरेंट आंसर्स, पर दोनों एक्सेप्टेड फॉर्मूले हैं, इसलिए दोनों आपको पूछा तो दो में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, या वहां कोई खास वजह रही आपको लगा इसका डाटा दिया तो वो करो, ऐसा है। अब अगर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट मैं अपने अंडरस्टैंडिंग पे से बोल सकता हूं कि अगर रियल लाइफ में मेरे से कोई पूछेगा कि एवरेज के लिए ऊपर वाला लूं कि नीचे वाला, तो मैं उसका रीजनिंग दे सकता हूं, बट ये आपको कहीं लिखा मिलेगा नहीं, और आपने उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपने वो फॉर्मूला लगाया तो भी चलेगा, ये लगाया तो भी चलेगा, भले ही आंसर अलग अलग आएंगे। तो फिर काय को बताने का, ये ऐसी चीजें है ना, ये ऐसी चीजें इसीलिए बताता हूं क्योंकि इससे आपकी सब्जेक्ट की आइडिया बनेगी। किताबों में नहीं दिया मिलेगा, मैं बता रहा आपको, नहीं लिखा होगा कहीं पे, बट आपकी समझ इन सब चीजों से बढ़ती है आपकी, और सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट भी आता है। मेरे हिसाब से ऊपर वाला फॉर्मूला तब फॉलो करो जब आपकी ये जो क्या बोलेंगे डिमांड और ये जो टाइम है इसमें काफी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे काफी चलते रहते हैं, बराबर। कई बार नीचे चले जाते हैं, कई बार ऊपर भी चले जाते हैं, मतलब ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन है कई बार बहुत कम हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो रहे हैं, तब आपका ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा ठीक है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर आपको लगता है ज्यादातर समय तो एवरेज टाइम के आसपास ही मेरा टाइम लगता है, और ज्यादातर समय मेरा जो कंजम्पशन है वो भी एवरेज के आसपास ही रहता है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप मिनिमम के नीचे जाते नहीं हो और उधर भी ऊपर ज्यादा जाते ही नहीं हो। आपका मोस्टली ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर किया, आया माल, फिर किया, फिर ऐसा ऐसे ही चल रहा। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये जो नीचे का पार्ट है तो कांस्टेंट है, ऊपर कहीं कम ज्यादा हो रहा है, वहां पे सेकंड फॉर्मूला ज्यादा सही है, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा। बट अगर मैं कहीं का कंसल्टेंट होऊंगा तो मैं पहले ये देखूंगा, और मुझे अगर लगेगा कि नहीं ये बिजनेस में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है, कंजम्पशन भी बड़ा चेंज होता रहता है और टाइम भी बड़ा चेंज होता रहता है, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो एवरेज के लिए। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल के आसपास ही सब चलता रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल के आसपास, मैं बोलूंगा सेकंड वाला फॉर्मूला ज्यादा ठीक रहेगा। अब एक और है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, अब इसका जो रिलेवेंस क्या है, यूज क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भी पहले लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। When danger
लेवल इज टच्ड, मतलब आपकी इन्वेंट्री डेंजर लेवल पे पहुंच गई, देन नॉर्मल इशू इज स्टॉप्ड, ओनली इमरजेंसी, या बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो यूजेस रहेंगे, ओनली इमरजेंसी इश्यूज आर अलाउड। अब इसको, क्योंकि इसकी जरूरत हमको प्रॉब्लम में एक आध बार कभी कदार पूछता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये है इतना था। लेकिन ना मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये मान लो आपका मिनिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल, और ये आपका मान लो डेंजर लेवल है। इसका मतलब डेंजर लेवल मिनिमम लेवल से हमेशा नीचे रहेगा, डेंजर लेवल हमेशा मिनिमम लेवल से नीचे रहेगा। अब नॉर्मली मेरा जो स्टॉक है ना वो ऐसे घटते हुए आता है, फिर नया माल आ जाता है, फिर ऐसे होता है, ये ऐसे चलता रहता है। कभी कभी थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, मिनिमम से थोड़ा नीचे भी आता है, चिंता नहीं करता हूँ, फिर ऐसे चल रहा है बराबर, फिर आ गया ऐसा ऐसा। पर कभी ऐसा हुआ कि मैं ये डेंजर लेवल को टच कर लिया, तब ये डेंजर लेवल हर आइटम में रहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है, आपके नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर ये सब डिपेंड करता है बराबर। लेकिन अब इसका कैसा रोल है, तो अभी मैंने जैसे डेंजर लेवल को टच किया और तभी तक माल आया नहीं है, तो नंबर 1 में नॉर्मल इशू ऑफ वो पर्टिकुलर आइटम स्टॉप कर दूं। क्यों? क्योंकि वो आइटम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी और काम के लिए, किसी और एक्टिविटी के लिए, समझ रहे? आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल देना भी कई बार बड़ा सोचने की जरूरत पड़ जाती है, पर अगर ऐसा समझो, आपको ये फर्नेस वगैरह तो मालूम होगा, भट्टी बराबर, तो ये जो फर्नेस वगैरह होती है, जो भी जहां भी फर्नेस की जरूरत होती है, जैसे लोहे के प्रोडक्शन में होती है, तो इसको कंटिन्यूअसली जला के रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार भट्टी ठंडी हो गई तो उसको वापस करने में फिर से टाइम लगता है। जैसे आपके घर में कभी कोई चीजें तल के मम्मी बना रही है, तो मम्मी बोलते फटाफट आते जाओ बरा, एक ही जन खाने के लिए बराबर। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अभी तो 15 मिनट के बाद ही जाऊंगा करके, मम्मी बोलेंगे अरे नहीं पहले खा लो तुम। क्यों? क्योंकि एक बार कढ़ाई ठंडी हो गई कि फिर से मम्मी को पूरा तेल गरम करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए चीज बनेगी। अब वो भट्टी जो है, फर्नेस जो है, उसके लिए भी मान लो हमको फ्यूल लग रहा है, और वही फ्यूल हमारे यहाँ पे मान लो कि गाड़ी वाड़ी के लिए भी यूज हो रहा है, इधर उधर कहीं भी गाड़ी जा रही है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें भी फ्यूल हो रहा है, और भट्टी के लिए भी फ्यूल लग रहा है। अब हमने उसमें ये फ्यूल का मान लो एग्जाम्पल लिया, हम डेंजर लेवल पे पहुंच गए, तो हमको मालूम है कि हमारी फर्नेस में अगर ऑयल की जरूरत पड़ी, फ्यूल की जरूरत पड़ी, और अगर हम उसको फ्यूल नहीं दे पाए तो फर्नेस बुझ जाएगी, और एक बार फर्नेस बुझ गई तो उसको वापस फिर से चालू करने में बहुत लंबा खर्चा आएगा, नुकसान होगा, समय लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम फ्यूल को बाकी के काम के लिए रोक देंगे। कोई मान लो डिलीवरी वैन वाला आया, क्या अरे भाई मेरे को माल पहुंचाना है, फ्यूल दो, हम बोलेंगे रहने दे, भी वो डिलीवरी पोस्टपोन कर दे, तो अभी मेरे पास फ्यूल नहीं है। वो बोलेंगे अरे रखा तो दिख रहा, वो फ्यूल कोई इमरजेंसी के लिए है, नॉर्मल यूज के लिए नहीं है। ये एक रोल होता है डेंजर लेवल का। दूसरा, अब जब मुझे पता हो गया कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो दूसरा काम मैं क्या करूंगा, वो जो सप्लायर है जिसको मैं ऑर्डर दे चुका हूं पर अभी तक माल पहुंचा नहीं है, तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि अरे भैया क्या हुआ, मेरा माल खत्म हो गया, प्रोडक्शन रुक गया। उसको थोड़ा ज्यादा ही बताना पड़ेगा, उसके सामने रोना तो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा ना, अरे नुकसान हो रहा भैया, तूने अभी तक माल सप्लाई नहीं किया। तो अगर मान लीजिए कि माल उसके पास से डिस्पैच होने को, वो बोलेगा अरे बस अब मैं कर रहा हूं, तो अपन बोलेंगे रेल से मत भेज, एयर से भेज दे, समझ रहे?
मतलब जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें भी अब हम क्या चाहेंगे, थोड़ा क्विक वाला कर दे, भले थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन हमको, क्योंकि नहीं तो हमारा यहाँ फर्नेस बुझ जाएगा, फर्नेस रुक जाएगा। ये है डेंजर लेवल का यूज। तो जहां पे ऐसा कोई इमरजेंसी वाला चीजें रहती होंगी वहां पे वो डेंजर लेवल मार्क करेंगे, बराबर। क्वेश्चन में ज्यादातर आपको ये बाकी के लेवल दिखते हैं, डेंजर लेवल एक आधे बार कभी कभी पूछ सकता है। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तब आपको इसकी आइडिया थोड़ी होगी, फिर आपके मन में जो रहा बोलना पूछना, पर पहले कुछ नंबर सामने आ जाने दो, बराबर। कुछ नंबर सामने आ जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा आइडिया बनेगी। मटेरियल एक्स एंड वाई, मिनिमम यूसेज 100 यूनिट्स ईच पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 300 यूनिट्स पर वीक। और नीचे जो डिलीवरी पीरियड या लीड टाइम दिया है वो भी देखो 4 to 6 वीक, यानी मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, और इसके केस में 3 to 5 वीक्स। और उस पे से उसने आपसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल ये पूछा हुआ है, ठीक है। यहीं पे हम उसका जो लेवल, उसका फॉर्मूला, और ये हम प्रोडक्ट एक्स के लिए, ये हम प्रोडक्ट वाई के लिए। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल की मदद से ही हमारा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल आने वाला है। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। अब इसका मैक्सिमम लीड टाइम है 6 वीक और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन है 300 पर वीक। अब ये डाटा भी सेम बेस पे होना चाहिए, तो लीड टाइम वीक्स में है तो कंजम्पशन भी वीक में होना, लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन भी डेज में होना। 1800 तो आपका 1800 रीऑर्डर लेवल है। इसके केस में मैक्सिमम टाइम है 5 वीक्स, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन है 300, ये 1500, 1500। मिनिमम लेवल तो रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। अब यहां पे रीऑर्डर लेवल है 1800 माइनस मिनिमम टाइम है 4 वीक, मिनिमम कंजम्पशन 100, यानी कि उसको पढ़ो अभी एक एक चीज को पढ़ने का, कि जब 1800 यूनिट मेरे पास बची थी तब मैंने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया था। उसके बाद मेरे को कम से कम 4 हफ्ते लग रहे हैं और कम से कम 100 का कंजम्पशन, यानी कि उस पीरियड में मेरा कम से कम 400 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, मिनिमम के लिए ये एवरेज होना था, कभी कभी ध्यान हट जाता। एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। 4 to 6 वीक बोला तो एवरेज लीड टाइम हो गया 5। 100 to 300 बोला तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया 2। देखो मैंने लिखते समय ध्यान हट गया था, लेकिन मैं जैसे पढ़ने लगा उसको
तो फट से वो ध्यान में आ गया कि अरे गलत लिख दिया। तो हमारे पास 1800 यूनिट थी और तब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, कितने का ऑर्डर प्लेस हुआ? तो जितनी रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी होगी उतने का। जैसे इस केस में रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 2000, तो 2000 यूनिट का ऑर्डर आपने प्लेस कर चुके हो। अब इसके बाद नॉर्मली आपको 5 हफ्ते लगते हैं और नॉर्मली 200 हर हफ्ते में कंजम्पशन होता है। इसका मतलब नॉर्मल केस में आपने 1000 यूनिट कंज्यूम किया होगा, यानी 1000 यूनिट कंज्यूम करके आपका स्टॉक यहां आया और नया लॉट आ गया होगा। यानी आप इसके नीचे नॉर्मली नहीं जाओ, क्योंकि नॉर्मली 5 हफ्ते में माल आ जाता है और नॉर्मली 200 का ही कंजम्पशन हर हफ्ते में होता है। मतलब 1800 के लेवल पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो उसके बाद नया माल आने तक नॉर्मली 1000 यूनिट आप कंज्यूम करते हो, बराबर। ये नॉर्मल है। इसका मतलब आपके पास 800 बचा रहता है और नया माल आ जाता है। फिर से वैसी कंजम्पशन शुरू होगा। फिर से जैसे रीऑर्डर लेवल पे आओगे फिर से ऑर्डर प्लेस कर दो, बराबर। फिर से नॉर्मल टाइम लगेगा, नॉर्मल कंजम्पशन है 1000 यूनिट का। लेकिन भैया नॉर्मली ऐसा होता है, पर कभी कभी आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, कभी आपका रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है। तो तब क्या होगा? आप नॉर्मल मिनिमम से थोड़ा नीचे जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे। लेकिन अब अगर मान लो कि भाई वर्स्ट केस ऐसा हुआ कि भाई टाइम बिल्कुल 6 हफ्ते लग गया और कंजम्पशन भी उस पीरियड में बहुत ज्यादा था, यानी 300 था, तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम लगा, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन था। तो मैंने 1800 पे ऑर्डर तो प्लेस कर ही चुका था। अब ये मेरा कंजम्पशन 6 × 300 यानी 1800 पे हुआ, यानी मैं जैसी 0 पे पहुंचा नया लॉट आ गया। प्रोडक्शन रुकने की नौबत नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यहां समझना इंपॉर्टेंट है। तो रीऑर्डर लेवल इसी चीज को ध्यान में रख के फिक्स किया गया है कि भाई मैक्सिमम सब कुछ हुआ तो भी प्रोडक्शन सफर नहीं होगा। पर नॉर्मली क्या होने वाला है? तो आपका 800 बचा रहेगा, इसमें 1500 मिनिमम टाइम है, सॉरी एवरेज टाइम है 4 हफ्ते इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन 200, यानी 1500 पे मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। उसके बाद नॉर्मली मेरी 800 यूनिट कंज्यूम होती है नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली 4 हफ्ते लगते हैं और हर हफ्ते में 200 यूनिट का कंजम्पशन है, यानी कि नॉर्मली 800 यूनिट कंज्यूम होती है। 1500 थी, 800 कंज्यूम हो गई, मतलब मैं नॉर्मली 700 पे पहुंचता हूं और नया लॉट गोडाउन में आ जाता है। समझ गए? ये उसका मतलब है। तो यानी नॉर्मली 700 के नीचे मैं नहीं जाता हूं। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम into minimum rate of consumption plus reorder quantity। तो मैं 1800 पे था और मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं और उसके बाद मेरा प्रोडक्शन चालू है, तो कम से कम समय लगा माल आने में तो भी 4 हफ्ते तो लगेगा ही। कम से कम डिमांड रही तो भी 100 तो कंजम्पशन हो गई होगा। इसका मतलब मैं 1800 पे था, 400 का कंजम्पशन तो कम से कम हो गई और तब मेरा नया माल आ जाएगा। नया माल कितना आएगा? नया माल आएगा 2000। इसका मतलब मेरा स्टॉक कितना हो जाएगा? 3400, 3400। अब सोच के देख लो, 3400 को 3500 अगर बनाना होगा तो ये तभी हो सकता है जब या तो ये वाला जो नंबर है ये घटे, या तो ये वाला जो नंबर है ये घटे, बराबर। तो या तो मान लो कि भाई ये 4 हफ्ते है लेकिन 75 ही का कंजम्पशन है,
तो क्या होगा, ये 300 हो जाएगा। 1800 में से 300 गया, इसका मतलब 1500 बचा था, 2000 आ गया, मतलब 3500 हो गया। या तो फिर ये 3 हफ्ते हो जाए। समझ में आ रहा है? और ये तो होना ही नहीं चाहिए दोनों चीजें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे दिस इज द मिनिमम। समझ में आ रही बात? इसीलिए इसका मतलब हुआ इसके ऊपर आपका स्टॉक नहीं जाएगा, इसके ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए या तो ये मिनिमम से कम समय लगना चाहिए, या तो मिनिमम से कम कंजम्पशन होना चाहिए, जो हम बोलेंगे नहीं होता है। तो इसका मतलब इसके नीचे ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 1500 माइनस मिनिमम टाइम था इसका 3 हफ्ते, मिनिमम कंजम्पशन 100, और नया लॉट आ गया, इसका लॉट है 1000 का। तो 1500 में से 300 गया, तो बचा कितना? 1200। 1200 था और 1000 आ गया, तो 2200। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो ना तो कहीं आपको कोई पूछेगा, ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, किताब में भी नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा, और नेचुरली जब वो कहीं है ही नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। पर मेरे दिमाग में ये सब खुराफात आते रहती है, क्योंकि मेरे को आदत है सोचने की। तो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपके खुद के मन में आया तो अच्छी बात है, आप सोचना, आप बताना, पर मेरे मन में जो चीज है मैं अभी नहीं बताऊंगा। 2-4 प्रॉब्लम और होने दो, ताकि आपकी थोड़ी सी आइडिया लेवल्स के बारे में बने। फिर उसके बाद हम उस पॉइंट पे बात करेंगे जो क्वेश्चन में कई जगह वैसा रहने वाला है, बट आप समझ लो कि आंख बंद कर लेने का मतलब जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रहेगा। प्रॉब्लम में जब भी वैसा होगा भी, तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बराबर? कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा कहीं दिया नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, और हमको अपने मन से तो वैसे भी कोई डाटा बदलना नहीं। ठीक, तो अभी आपके लिए एक सस्पेंस छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चन में भी है, पर मैं बोलूंगा नहीं अभी उससे। ठीक है, अभी 2-1 क्वेश्चन और होने दो, आप भी देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो यानी कि इस सिस्टम को ही गड़बड़ा देगी, ये सिस्टम ही काम नहीं करेगा वो, लेकिन वो कहीं लिखा नहीं मिलने वाला आपको, और प्रॉब्लम में वो चीज दिखेगी। तो अभी आपको नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मालूम ही नहीं मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं। जब मैं आपको बता दूंगा तब ध्यान आएगा, या फिर आप खुद सोचते होंगे, जितना मैंने अभी लेवल समझा रहा हूं आप खुद सोचोगे, तो हो सकता है आपको भी क्लिक हो जाए। ठीक, तो चलिए अभी तो आगे बढ़ो। एवरेज लेवल, अभी दोनों फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, 800 प्लस 3400 डिवाइडेड बाय 2100, 700 प्लस 2200 डिवाइडेड बाय 2। देख लेना, कैलकुलेशन देख लेने का। और एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय तो मिनिमम लेवल था 800, देख लीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले से एवरेज आया था 2100, नीचे वाले फॉर्मूले से एवरेज आया 1800। यहाँ पे 700 प्लस ऊपर वाले फॉर्मूले से आया 1450, इससे आया 1200। यह है लेवल्स जो आपको पूछ सकता है।
किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो बताइए। नहीं, उसको दो में से एक को मैक्स करोगे तो इसका मतलब वैसा कभी कभी होगा। हमने क्या बोला, ये फॉर्मूला मिनिमम लेवल का मतलब क्या बोला वो आप पहले पकड़ो। हमने बोला नॉर्मली इसके नीचे अपन नहीं जाते। वो नॉर्मली का मतलब क्या था कि जनरली ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी हो सकता है। वही तो पर्पज है उसका, वो रखने का पर्पज ही वही है। अदरवाइज तो हमने कोई सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि रखने का खर्चा होता है। लेकिन वो रखने का कारण यही है कि कभी कभी मिनिमम से सॉरी एवरेज से ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, कभी कभी एवरेज से ज्यादा डिमांड भी रहेगी, उसी को मीट करने के लिए तो है वो। तो यानी मिनिमम के बारे में मैंने ये नहीं बोला कि हम उससे नीचे नहीं जाते हैं, समझ रहे। तो जब उससे नीचे जाना ही नहीं होता अगर, तो फिर रखी काय को उसको, ऐसा कॉमन सेंस लगाओ उस पर। इसका मतलब वो तो बेफिजूल अपन पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो इसीलिए रखा है क्योंकि कभी कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है, उसमें वो मदद करता है, इसीलिए रखा हुआ। मैक्सिमम के लिए बोला कि उसके ऊपर नहीं जाएंगे, मिनिमम के लिए नहीं बोला कि उसके नीचे नहीं जाएंगे। किसी के मन में ये भी आ सकता है कि रीऑर्डर लेवल को मार्क करने का तो भाई पर्पज है कि ऑर्डर कब प्लेस करूं, यानी परचेस की एक्शन कब शुरू करूं। ये मिनिमम को मार्क करने का क्या मतलब है, इससे क्या यूज है। तो इसका यूज ये रहेगा कि जब तक आप मिनिमम लेवल पे नहीं थे आप चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, काम हो जाएगा। हेलो, हाँ भाई, हाँ नमस्ते, जी जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ थे अपन, कुछ बोल रहा था कि मैं। तो मैंने टर्म्स को समझो। मैक्सिमम के लिए बोला कि उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कब जाओगे आप, अगर मिनिमम से कम टाइम लगा तो, और मिनिमम से कम कंजम्पशन रहा तो। दोनों चीज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपका मिनिमम है, ठीक। लेकिन जो मिनिमम लेवल आपने कैलकुलेट किया, उसके कैलकुलेशन में एवरेज टाइम था, एवरेज स्टॉक था। और एवरेज क्या है, आपकी ये जो रेंज है कि भी मेरे को यार टाइम का, मैं ऐसा बोल देता हूँ ये मेरा टाइम का रेंज है, तो कभी इतना टाइम में भी आ जाता है, कभी इतना टाइम भी लेता है ना, कभी ज्यादा ले लेता है, बट नॉर्मली इतने टाइम में आ जाता है। तो जब मैं एवरेज बोलता हूं तो इसका मतलब ही है कि उससे ज्यादा भी कभी कभी लगेगा, उससे कम भी लगेगा। जो मेरी डिमांड है उसको भी अपन ने दो लेवल बोला कि भी कम से कम इतना तो रहता ही है, इतना मैक्सिमम रहता है। एवरेज अपन ने बोला तो एवरेज से ऊपर भी मेरी डिमांड रहेगी, एवरेज से नीचे भी रहेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बराबर। जब भी ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब आपका जो स्टॉक बचा होगा, जिस समय नया माल पहुंचेगा, तो आप मिनिमम से ऊपर रहो, आप मिनिमम से ऊपर रहोगे। समझे तो क्या चिंता भी, उसमें चिंता क्या है, बराबर। अगर ये एवरेज से ऊपर गया, दो में से कोई भी बोलो या दोनों बोलो, तब आप मिनिमम से नीचे आ जाओगे। और मिनिमम से नीचे आना नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा थोड़ा बोले हमने। हमने तो सिर्फ ये बोले कि नॉर्मली अपन उसके नीचे नहीं जा रहे, बराबर। बट कभी कभी जाएंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, कभी कभी डिमांड ज्यादा रहेगी, तो मिनिमम से नीचे हम बीच बीच में जाते रहेंगे। और इसी के लिए तो मिनिमम रखा हुआ है, वरना काय को रखूंगा मैं।
ये जो फॉर्मूले में यहां दिख रहा आपको कि भी मैं इन्वेंट्री लेवल सिर्फ जितना मेरा जो एवरेज कंजम्पशन होता है मैं उतना ही रखूं ना, मैं इतना ही रखूं। ये मैं काय को स्टॉक एक्स्ट्रा रखूं, स्टॉक ज्यादा रखूं काय को। ये लेवल पे था तभी जो ऑर्डर प्लेस करूंगा, ऐसे कंजम होते आया नया माल आ जाएगा, फिर ऐसी कंजम्पशन होते हैं फिर नया माल आ जाएगा, बराबर। यानी बिल्कुल परफेक्ट उतना ही टाइम उतना ही रेट ऑफ कंजम्पशन से अगर होता होगा तो मैं एक्स्ट्रा माल क्यों रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्स्ट्रा माल रखना मतलब इन्वेंट्री कैरिंग का खर्चा होता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्योंकि बिजनेस की दुनिया इतनी फिक्स नहीं चलती ना भाई, कभी कभी आपको उससे ज्यादा समय लग जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा कंजम्पशन हो जाता है। उसी को ध्यान में रख के आपने रीऑर्डर लेवल भी कैसा कैलकुलेट किया था, एवरेज इंटू एवरेज से नहीं कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, बराबर। आपने इतना सेफ्टी स्टॉक क्रिएट कर दिया कि भाई इतना मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूं। नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती इसकी, पर कभी कभी पड़ती, समझ रहे, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, वही रहता है। इसीलिए आपके घर में से देखो ना, आप आपके घर में हर चीज जो जरूरत की है वो नॉर्मली थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है। अभी आपके यहाँ क्या पोजीशन मुझे पता नहीं है, पर कई जगह जैसे नल का जो पानी आता ड्रिंकिंग वाटर वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आता, कई जगह कहीं कहीं 24 घंटे रहता है। बट अपन एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि आपके यहाँ सुबह ही पानी आता है, वो जो कॉरपोरेशन के वाटर टैप है उसमें, ठीक है, और पीने का पानी आप वही लेते हो, बराबर। अब आपके घर में मान लो कि भाई आप लोगों को जितने भी फैमिली मेंबर है से 2 बकेट ऑफ वाटर बोल दो, या मान लो अगर लीटर्स में बोलना है तो मान लो कि भी 50 लीटर पानी आप लोगों को पीने का लगता है, इंक्लूडिंग किचन में पकाने वकाने के लिए जो लगता है, बराबर। तो आप लोगों ने 50 लीटर का एक कंटेनर रखा है, सवेरे मम्मी भर देती है उसको। रात में आप लोग जब सोने जाते हो तब तक वो 50 लीटर पूरा जीरो हो जाता है, पर आप लोगों को चिंता है नहीं क्योंकि अब तो सो रहे हैं, पानी तो चाहिए नहीं। अब सवेरे उठेंगे तो पानी आ जाएगा, फिर 50 लीटर भर लेंगे, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा वाटर काय को रखने का, काय को स्टोरेज का खर्चा बढ़ाने का। अब मान लीजिए कि किसी दिन आपके 2-4 गेस्ट लोग आ गए, फिर नहीं भैया हम तो आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे ना, चाय नहीं पानी नहीं, क्योंकि आपको पिला देंगे तो हमारा तो ये 40 लीटर खत्म हो जाएगा, 50 लीटर फिर क्या करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ। इसका मतलब आपके घर में हमेशा अगर 50 लीटर का रिक्वायरमेंट है तो 60 लीटर पानी पक्का रहता होगा, 70 लीटर रहता होगा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा रखते हैं। दूसरे दिन मम्मी क्या करती, जब नया आता है तो पुराना वाला पानी फेंक देती है उसको और फिर नया भर लेती है ना। अगले दिन फिर देखने का कि 10-20 लीटर बचा था, फिर मम्मी ने फेंक दिया, फिर नया भर लिया पूरा। तो जरा मम्मी को बोलने का ये क्या है, बोलना रोज आप पानी तो फेंक ही देते ना, अगले बार से बोलना कम ही भरो, है ना, ज्यादा भरो मत। पीछे पड़ने का मम्मी नहीं 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 भरोच नहीं बोलना, फालतू फेंकना पड़ता है, बढ़िया। अब उसी दिन रात को आपकी नींद खुली, प्यास लग रही, वो गए पानी लेने के लिए तो बोले पानी है ही नहीं। समझ में आ रहा है। कॉन्टिंजेंसी इसी को बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इसी को बोलते हैं, वेरिएशन फ्लक्चुएशन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये चीज इतनी स्टैटिक या बिल्कुल फिक्स तरीके से नहीं चलती है। इवन मैंने बोला कि आप लोगों का 40 लीटर का कंजम्पशन या 50 लीटर का कंजम्पशन, वो भी वेराय होता रहता है। किसी दिन ऐसा नहीं होता कि आप लोग कुछ ज्यादा खा लेते, है ना। किसी दिन रहता कुछ खाने की चीज ज्यादा अच्छी लगी तो कुछ ज्यादा खा लेते अपन, तो मम्मी बनाए जा रही है उसमें भी पानी ज्यादा लगा होगा, फिर अपन खा रहे ज्यादा तो पानी भी ज्यादा ड्रिंकिंग में आ जाता है फिर। तो इसका मतलब अपना भी तो कंजम्पशन कम ज्यादा होता रहता ना। कभी थकान ज्यादा लग रही इसलिए आपने ज्यादा खा लिए, खेल कूद के गए इसलिए ज्यादा खा लिए, और कभी कभी पता चला कि भी बाहर से खा पी के गए दोस्तों के साथ इसलिए कम खा रहे। इसका मतलब आपका वो जो कंजम्पशन होगा घर पे वो भी थोड़ा ऊपर नीचे होता। तो इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले को समझ लो। मेन ये है, ये सेफ चलने के हिसाब से, प्रोडक्शन बंद ना करना पड़े इस हिसाब से। बट उसके चक्कर में क्या हो रहा है, उसके चक्कर में इतना स्टॉक नॉर्मली मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा, बराबर। लेकिन कभी कभी उसका भी यूज हो रहा है, इसलिए मेरे को कोई
मतलब क्या बोलेंगे, उसका रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, अरे यार बीच बीच में ये काम में आता है, यानी कॉन्टिंजेंसी में ये मेरे को मदद करता है। बस वही है इसका बेसिस। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In a company, weekly minimum maximum consumption of material A are 25 and 75 unit respectively. The reorder quantity 300 units. The material is received within 4 to 6 weeks. Calculate minimum maximum level. इसके लिए पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। अब मिनिमम लीड टाइम है 4 वीक, सॉरी मैक्सिमम, देखो क्या पता, मिनिमम आज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है ना। मैक्सिमम टाइम है 6 वीक और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन है 75, तो 450, 450। और हिंट दूं क्या, और जो मैंने एक पॉइंट अनएक्सप्लेन छोड़ा हुआ है, यहां भी है वो, यहां भी है वो पॉइंट। रीऑर्डर लेवल, अब मिनिमम लेवल, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, तो एवरेज हम बोलेंगे 5 हफ्ते लगते हैं, और एवरेज कंजम्पशन 50 पर वीक, तो 250 गया, यानी कितना हो गया 200। मैक्सिमम लेवल, तो 450 पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब मिनिमम से मिनिमम भी बोले तो 4 हफ्ते लगेंगे ही, मिनिमम से मिनिमम बोले तो 25 तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब 450 में से कम 100 तो कंज्यूम हो ही जाएगा, यानी बचेगा कितना 350, और तभी आपका नया लॉट आ जाएगा, और नया लॉट आपका रहेगा 300 का, यानी कि 650 पे आप पहुंच जाओ। मैक्सिमम आप कितने पे पहुंचोगे, 650। एवरेज पूछा नहीं है, पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं उसने। एवरेज लेवल, तो 2 फॉर्मूले हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 वाला लगाओगे तो ये आंसर आएगा, और मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी 300 डिवाइड बाय 2, 300 ही है ना, 150 और ये 350, 350, ये 2 एवरेज लेवल आएंगे। The following information is furnished by ABC Limited. Reorder quantity 6750 unit. Minimum stock level to allow for emergencies. Average. हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं मुझे नहीं, नहीं मुझे नहीं, नहीं मुझे नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं। हाँ, एवरेज डिलीवरी टाइम फ्रॉम सप्लायर 4 वीक, maximum stock level allowed by management 20 weeks, average rate of consumption per week 625, minimum consumption in 4 weeks 1250 unit. Calculate reorder level, maximum stock level, minimum stock level। ठीक है, अब ये उसने डाटा दिया है, पर पहले थोड़ा सा उसका जो
ये क्वेश्चन का ही डाटा नॉर्मल फॉर्मूले वाला है नहीं, पर मैं मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, ये 1250 यूनिट 4 हफ्ते का कंजम्पशन है लिखा था ना, मिनिमम कंजम्पशन इन 4 वीक्स लिखा हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन इन 4 वीक्स। तो ये मिनिमम कंजम्पशन हो गया 312.50। अब मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब उसने हमको ये मिनिमम दिया था जो हमने निकाल लिया ब्रेकअप करके, प्लस मैक्सिमम नहीं मालूम है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज पता है 625, एवरेज पता है 625। तो अब इधर से उधर शिफ्ट करो तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन जो रहेगा ये 625 इंटू 2 हो गया, 2 उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये माइनस 312.50। 937.50। अब क्वेश्चन में देखिए रेट ऑफ कंजम्पशन तो अपन ने मिनिमम मैक्सिमम ये निकाल लिया, बट जो लीड टाइम है उसके बारे में देख लो आप कि उसने हमको एवरेज लीड टाइम दिया है बट मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया है। समझ रहे, उसने हमको एवरेज लीड टाइम दिया है बट मिनिमम मैक्सिमम उसने हमको नहीं दिया है। अब कोई बोलेगा कि भाई वो 20 हफ्ते दिया है, पढ़ के देखो वो लीड टाइम नहीं बोला उसने, उसने मैक्सिमम लीड टाइम नहीं बोला है। एक बात, दूसरी बात, अगर किसी के मन में आया भी तो जरा एवरेज 4 हफ्ता और मैक्सिमम 20 हफ्ता वो कैसा एवरेज निकलेगा जरा सोच के देखो बारा है, उसमें तो मिनिमम माइनस में लेना पड़ेगा तभी जो एवरेज आएगा, है ना। तो मतलब वो मिनिमम मैक्सिमम टाइम नहीं दिया उसने, सिर्फ एवरेज लीड टाइम दिया, बराबर। और दूसरा उसने वो इमरजेंसी वाला दिया, वो इमरजेंसी वाला दिया, वो इमरजेंसी वाला वो डेंजर लेवल के लिए रहता है, तो यहाँ उसने डेंजर लेवल पूछा भी नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। तो ये आपको हमने किताब में भी लिख के दिया है कि जब आपको लीड टाइम एक ही दिया रहे तो उसी को मिनिमम मानना पड़ेगा, उसी को मैक्सिमम मानना पड़ेगा, उसी को एवरेज मानना पड़ेगा। सिमिलरली रेट ऑफ कंजम्पशन भी अगर एक ही दिया होगा आपको तो उसी को मिनिमम मानने का, उसी को मैक्सिमम मानने का, उसी को एवरेज मानने का। यहाँ पे आपको उसने रेट ऑफ कंजम्पशन 2 दिया था तो उससे तीसरा निकल गया, बराबर। पर लीड टाइम उसने एक ही दिया है, एवरेज। मिनिमम दे देता मेरे को तो मैं उसकी मदद से मैक्सिमम निकाल लेता था, या मैक्सिमम दे देता तो मैं उसकी मदद से मिनिमम भी निकाल लेता था, क्योंकि एवरेज यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 है। तो 2 अननोन है, एक अननोन रहता तो पता चल जाता था, दोनों ही नहीं मालूम है, इसीलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे ओनली एवरेज लीड टाइम इज गिवन, hence it will be taken as minimum lead time, maximum lead time एंड एवरेज लीड टाइम, तीनों उसको सेम लेना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि उसने हमको उसके डिटेल नहीं दिया है इसने। तो
अब मैं रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल मैं बोलूंगा मैक्सिमम टाइम, लिख देता हूं फिर भी, मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। अब मैक्सिमम टाइम 4 हफ्ते ही लेना पड़ेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 37.50, 3750 रीऑर्डर लेवल। फिर मैक्सिमम पूछा तो चलो मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल में अपन क्या लेते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अब इसमें रीऑर्डर लेवल तो अपन ने निकाल लिया 3750 माइनस मिनिमम, तो मिनिमम भी 4 हफ्ते ही पकड़ना पड़ेगा। अब मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 312.50, वो जो 4 हफ्ते का मिनिमम कंजम्पशन दिया था ना उसने, उसी पे से अपन ने निकाल लिया था, वो 4 हफ्ते का उतना ही आएगा। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 6750, नाइन टू फाइव जीरो 9250। अब इसमें क्योंकि उसने आपको एक और जो डाटा दिया है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल अलाउड बाय मैनेजमेंट 20 वीक्स, ये जो वर्ड लिखा है उसने, तो क्योंकि यहां हमसे पूछ रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल और वो शब्द भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ही है, तो ये तो हमने हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसकी मदद से निकाल लिया, बराबर। अब उसके जो शब्द है उसके हिसाब से बोल सकते हैं, और मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम, ये डिलीवरी टाइम नहीं बोल रहा, मैक्सिमम लीड टाइम नहीं बोल रहा, मैक्सिमम स्टॉक होल्डिंग टाइम जो उसने दिया है कि 20 हफ्ते का मैक्सिमम स्टॉक होल्डिंग टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। फिर ऐसे जगह एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन लिया जाता है क्योंकि एवरेज का मतलब होता है नॉर्मल, कि नॉर्मली इतना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम कैसे है, ओकेजनल है, कभी कदार वाले हैं। नॉर्मल कैसा है, हमेशा वाला है, जनरली वाला है। तो अब उसने जो 20 हफ्ते का टाइम दिया था और एक हफ्ते में 625 यूनिट आप कंज्यूम करते हो, तो 12,500। तो ये कैलकुलेशन क्योंकि उस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि भी मैनेजमेंट अलाउज मैक्सिमम स्टॉक ऑफ 20 वीक, समझ रहे, ये जो लिखा है इस वजह से अपन ने ऐसा कैलकुलेशन किया, अदरवाइज वो फॉर्मूले वाला ऊपर वाला कैलकुलेशन है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, अब मिनिमम लेवल जो अपन निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रीऑर्डर लेवल था 3750, अब एवरेज टाइम 4 हफ्ते, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन था 625, 1250। तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये ये उसके क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से, ये क्वेश्चन में वैसा लिखा दिख रहा इसलिए अपन ने वो भी लिख दिया। वैसे ही कोई ये जो
मिनिमम स्टॉक लेवल जो उसने लिखा था, कोई उसके ऊपर से चाहेगा फिर वो मिनिमम स्टॉक लेवल टू अलाउ फॉर इमरजेंसीज, बराबर। अदरवाइज फॉर्मूले के हिसाब से यही होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी कोई कोई चीज बिल्कुल थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी कुछ भी दे देगा, जो नॉर्मल कोर्स में नहीं रहता। अब यहाँ पे उसने ये टाइम के फैक्टर दे दिया तो अपने को लगता है कि मैक्सिमम डिलीवरी टाइम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम नहीं बोला था उसने, अपने को चाहिए मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, वो नहीं दिया उसने। वो उसने बोला कि स्टॉक 20 हफ्ते के बराबर का उसके पास रहता है, उसने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम टाइम 20 हफ्ते है माल आने का। तो दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग चीज है, समझ रहे। अब क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक का लेवल पूछा और मैक्सिमम स्टॉक 20 हफ्ते का रहता है ऐसा बोला, इसीलिए अपन ने उस पे से भी कैलकुलेशन करके बता दिया। अदरवाइज अपना कैलकुलेशन ये रहता मैक्सिमम लेवल। तो बोलिए किसी को कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो। यही तो अभी आपको देखते जाने का है कि आप बिल्कुल ऐसा रिजिड नहीं बन सकते, आप देखते जाओ सीखते जाओ। अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी आपको आइडिया इतनी जल्दी इसकी पकड़ेगी नहीं। और खास करके अभी एज सच अपन ने कॉस्टिंग तो पढ़े ही नहीं है, ये तो अपन एक टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जो मटेरियल को मैनेज करने के लिए मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है। ये कॉस्टिंग का थोड़ा है, ये तो दो टेक्निक्स अभी, एक अपने ईओक्यू पढ़ा, दूसरा अभी अपन ये लेवल पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने बिजनेस में मटेरियल का खर्चा सबसे ज्यादा रहता है, तो भाई अपन चाहते हैं कि मटेरियल पे अच्छा कंट्रोल बना रहे ताकि खर्चा कम से कम हो। तो अभी तो आप उसके बारे में पढ़ रहे, समझ रहे, कॉस्टिंग का ही उसमें कुछ भी नहीं। इसलिए कॉस्टिंग की आइडिया आपकी अभी एक एक एलिमेंट पढ़ोगे, अभी इसमें बहुत सारी चीजें मटेरियल, उसमें आप मटेरियल की कॉस्ट से रिलेटेड भी पढ़ोगे, फिर आप लेबर से रिलेटेड पढ़ोगे। लेबर में भी कई अलग अलग चीजें मिलेंगी, कॉस्ट वाली बात मिलेंगी, बट उसके अलावा कुछ और चीजें भी मिलेंगी जिसका कॉस्टिंग से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं। फिर उसके बाद आप ओवरहेड पढ़ोगे, ओवरहेड में थोड़ी कॉस्टिंग की आइडिया और बेटर होगी। और फिर जब आप कॉस्ट शीट बनाना शुरू करोगे तब आपको कॉस्टिंग की फिर लिंक लगने लगेगी, समझे। कॉस्ट शीट जब बनाना शुरू करोगे सब कॉस्टिंग की लिंक लगेगी। यानी ये क्या हो गए, उसके एक एक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड, फिर कॉस्टिंग शुरू हो गया एक्चुअली। तो उसमें भी ये मटेरियल में तो कॉस्टिंग बहुत कम, कंट्रोल वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।